हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में हमने चैप्टर स्टार्ट करा है टिश्यूज। हम ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो एक जैसी होती हैं, एक जैसी कोशिकाएं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके किसी चीज का निर्माण करती हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके जिस समूह का निर्माण करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। उन्हें हम सिमिलर सेल्स, उन सिमिलर सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो जब एक साथ मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, ऊतक। क्या बनते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो क्या बनते हैं, इससे ऊतक बनते हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं। ऊतक जो होते हैं बच्चों, इन डायग्राम्स को देख करके आप क्या चीज समझ रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर ये जो फिगर्स दिए गए हैं आखिर ये क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ऊतक होते हैं बच्चों, ये जो गिवन फिगर्स थे आपके, जो आपने डायग्राम्स देखी, ये डायग्राम्स क्या थे, सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये जो सेल्स होती हैं ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए। दिस कॉम्बिनेशन और क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज द टिश्यू। ये जो एक तरीके के कोशिकाएं होती हैं एक विशेष कार्य को करने के लिए इकट्ठी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टिश्यूज के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो नर्व सेल्स कंबाइन टू फॉर्म द नर्वस टिश्यू, यानी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिल करके क्या चीज का निर्माण करती हैं, नर्वस टिश्यू। यानी तंत्रिका ऊतक का निर्माण करने के लिए बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं को एक साथ मिलना पड़ता है ना। देयर आर नंबर ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बहुकोशिकीय जंतुओं की बात करते हैं, दी सेल्स मेकअप द टिश्यूज। ये सेल्स मिलकर के क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और उसके बाद विच इन टर्न कंबाइन टू मेकअप द डिफरेंट ऑर्गन्स, और यही मिलकर के फिर अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड दीज ऑर्गन सिस्टम्स यूनाइट टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो हैं वो मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, और ये अंग तंत्र जो है ये पूरा किसी भी जीव का निर्माण कर लेता है। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों, सेल्स क्या बनती हैं, सेल्स से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल या कोई भी जीव बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है या कोई भी जीव बन जाता है। तो मतलब क्या हुआ, सेल्स का मतलब हो गया कोशिकाएं। कोशिकाएं मिलकर के किस चीज का निर्माण कर रही हैं, ऊतक का। ऊतक मिलकर के किसका निर्माण कर रहा है, अंग का। अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के जीव का निर्माण कर रहे हैं। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण कर रही हैं, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, अंग जो है अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र जो है वो किसका निर्माण करता है, किसी भी जीव का निर्माण करता है। अब हम बात कर रहे हैं अगर एक कोशिकीय जीवों की। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैव ओनली अ सिंगल सेल। इनके पास क्या होती है, इनके पास एक ही कोशिका होती है, और इसी एक ही कोशिका को, एक ही कोशिका से वो सभी जीवन से रिलेटेड कार्य कंप्लीट कर पाते हैं। यानी कि जो कोशिका है वो अपने आप में संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं अमीबा को। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जंतु है और एक ही कोशिका से अपने सारे काम परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अमीबा पोषण की भी प्रक्रिया करता है, अमीबा जो है पाचन की भी प्रक्रिया करता है, भोजन को खाता, निगलता और पचाता है। अमीबा जो है वो श्वसन की भी प्रक्रिया करता है। अमीबा आपका उत्सर्जन की भी प्रक्रिया करता है। अमीबा आपका प्रजनन की भी प्रक्रिया करता है।
तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। इस लाइफ प्रोसेसेस जैविक प्रक्रम के बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में आपको जो पढ़ने को मिलेगा जैव प्रक्रम के नाम से। तो इसमें आप पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज बस इतना जानेंगे कि एक कोशिकीय जंतु जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा एक ही कोशिका से अपने जीवन से रिलेटेड सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर लेता है। यानी कि कोशिका जो है वो क्या है, अपने आप में संपूर्ण होती है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल एक ही कोशिका से बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं क्यों होती हैं? पहले तो जैसे हम हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जटिल संरचना होती है जिसमें अंग और अंग तंत्रों से लेकर के एक जीव का निर्माण होता है। तो संरचना बहुत जटिल होती है, यानी अलग अलग बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होने होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, कोशिकाओं में श्रम विभाजन हो जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज अ फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट है ये केवल बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि जब एक ही कोशिका है तो उसमें श्रम विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वो बहुकोशिकीय जंतु होता है तभी श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक जीव में डिफरेंट टिश्यूज जो है प्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, किस तरह से अलग अलग ऊतकों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये जो एनिमल्स में टिश्यूज हैं ये 4 तरीके के रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पहला तो होता है आपका इपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज। ये 4 प्रकार के टिश्यू किसमें होते हैं, जंतु कोशिका में 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, इपिथेलियल टिश्यू कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, इपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये अलग अलग जगहों पर शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है ये आपका ब्लड है। ब्लड हमारा जो है रक्त, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। इपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो स्किन में होती हैं। मसल टिश्यू हमारे मांसपेशियों को बनाने में इसका योगदान होता है और नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को मेंटेन करने में इनका योगदान होता है। तो हमें इस चैप्टर में ऊतकों के बारे में पढ़ना है, यानी हमें टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो हमें जंतुओं में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में भी पढ़ना है और हमें पौधों में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में भी पढ़ना है। तो जंतुओं में और पौधों में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक केवल आप ये नोट करेंगे कि एनिमल्स में 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, इनका नाम नोट करेंगे। और प्लांट्स में 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। पहले इन चारों का नाम नोट करेंगे सभी बच्चे कि एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। और प्लांट्स में 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पे आप टिश्यूज लिखेंगे, इसको आप इस तरीके से फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, टिश्यूज, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स में पाए जाने वाले चारों टिश्यूज का नाम लिख लेंगे और प्लांट्स में पाए जाने वाले 2 तरीके के टिश्यूज का नाम लिख लेंगे। पहला है आपका इपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यूज और चौथा है आपका नर्वस टिश्यूज। प्लांट्स में आपका 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। तो इसको पहले सभी बच्चे इस फ्लो चार्ट को नोट करेंगे जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज का नाम आप सभी को याद होना चाहिए।
डायग्राम भी बना सकते हैं आप साथ में, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के लिए जो डायग्राम है वो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप प्लांट्स में पाए जाने वाले दोनों टिश्यूज का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एनिमल्स में 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं और प्लांट्स में आपके 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। सबसे पहले आप इन नामों को याद करेंगे और एनिमल टिश्यूज का आप डायग्राम भी साथ में बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बाद में धीरे धीरे प्लांट टिश्यूज के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे और उसके बाद एक एक करके हम एनिमल टिश्यूज के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। तो सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे। अब देखिए, जैसे आपने 9th में आपका सेल चैप्टर हटा दिया गया है ना, लेकिन सेल के बारे में आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। क्लास 8th में सेल के बारे में आप जानते हैं कि सभी जीवित कोशिकाएं, सभी जीवित प्राणी जो होते हैं या पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं और एक कोशिक जीवों में सभी जो इम्पोर्टेंट काम है जीवन से जुड़े हुए वो किसके द्वारा, एक ही कोशिका के द्वारा कर लिए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया अमीबा के बारे में। और उसके अलावा बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी लाखों कोशिकाएं होती हैं, तो उनके लिए अलग अलग कामों को करने के लिए क्या होता है, श्रम विभाजन किया जाता है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के अलग अलग प्रकार के ऊतक बनते हैं और उससे अलग अलग काम उसमें किया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है ना। लेकिन एक ही तरीके के कार्य को संपन्न करने के लिए एक ग्रुप में सेल्स मौजूद होती हैं और उसे एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक बन जाता है ना। तो ये जो कोशिकाओं का समूह होता है यही ऊतक कहलाता है ना। जैसे आपका ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल्स हो गया, ये किसके, टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। तो आप सभी को आपने डायग्राम में देखा कि टिश्यूज में मैं आपको बता रही हूँ कि जंतु कोशिकाएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं और प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यूज जो भी हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं, यानी अलग अलग। तो क्या पौधे या जंतु एक ही तरीके की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, एक ही तरीके के ऊतकों के बने हुए होते हैं? तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है नहीं। जंतुओं में अलग तरीके की ऊतक पाए जाते हैं, अलग तरीके की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक पाए जाते हैं और पौधों में अलग तरीके की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक पाए जाते हैं। देखिए, दोनों में बिल्कुल क्लियर अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे मूवमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको सीधा खड़ा होना होता है। उनमें बड़ी मात्रा में कैसे ऊतक पाए जाते हैं, जो सहारा प्रदान करते होंगे, जो उनको खड़े रहने में हेल्प करते होंगे। और जंतुओं में मूवमेंट होता है तो उनमें ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो मूवमेंट कर सके, है ना। पौधों की तुलना में जंतु जो है वो ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं, तो उनमें इस तरीके के ऊतक पाए जाते हैं जो ज्यादा समय तक जीवित रहे, है ना। तो जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि में एक और भिन्नता होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है और जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों में कुछ ऊतक ऐसे हैं जो पूरा जीवन विभाजित होते रहते हैं, है ना। और इसी विभाजन क्षमता के आधार पे प्लांट टिश्यूज का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आपको 2 तरीके के टिश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज को समझने के लिए आपको क्या जानना होगा, पौधे में पाए जाने वाले ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, जिसे हम कहते हैं विभाज्योतक ऊतक, ये जो विभाज्योतक ऊतक होता है बच्चों, ये विभाजन करते रहने की क्षमता के कारण इस ऊतक को हम विभाज्योतक ऊतक के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिसे हम विभाज्योतक ऊतक के नाम से जानते हैं, ये ज्यादातर इमेच्योर और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और प्लांट्स की शूट और रूट की टिप पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। मेरिस्टेम्स जो हैं वो इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की बनी हुई होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनी हुई मेरिस्टेम्स जो हैं वो इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की बनी हुई होती हैं। ये साइज में स्मॉल होती हैं, यानी कि आकार में ये कैसी होती हैं, आकार में ये छोटी होती हैं। और क्या होता है, ये
हाईली एक्टिव, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती हैं और इनके अंदर बहुत सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। देयर सेल्स आर हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली एंड कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म। और क्या होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? इंटरसेल्युलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं उनमें दो कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो नगण्य होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, और सेल वॉल जो है वो पतली होती है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है जिसमें खूब सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। अब बच्चों ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये जो विभाज्योतक ऊतक हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? हम प्लांट टिश्यूज में पाए जाने वाले विभाज्योतक ऊतक के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं 3 प्रकार के, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं आपके पौधों में 3 प्रकार के। पहला प्रकार है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा प्रकार है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा प्रकार है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने पहले ही जान लिया कि ये जो टिश्यूज होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं, इनको अपने अपने विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए विशेष कोशिकाओं से बने हुए समूह होते हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग नामों में बांटा गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब है विभाज्योतक ऊतक, यानी ऐसे टिश्यूज जो वृद्धि कर रहे हैं, निरंतर अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, निरंतर विभाजित हो रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इंटरकैलरी और लेटरल। तो ये फ्लो चार्ट सभी बच्चे फटाफट से इसको नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ एपिकल टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और लेटरल टिश्यूज। सभी बच्चों ने फ्लो चार्ट नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अलग अलग टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम का मतलब दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम। जो तना होता है, तने की टिप पे, मान लीजिए ये एक तना है, तो तने की टिप पे जो आपके टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो एपिकल मेरिस्टम कहलाते हैं। आपका रूट्स की टिप पे, टिप का मतलब ऊपरी भाग एकदम, जो जिसकी तरफ से पौधा बढ़ रहा होता है उसको हम कहते हैं टिप। तो टिप जो है, टिप की तरफ जो स्टेम्स की तरफ, टिप की तरफ जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो आपके एपिकल मेरिस्टम, एपिकल टिप की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेम्स की टिप पे, रूट्स की टिप पे और ब्रांचेस की टिप पे। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सियल ग्रोथ इन अ प्लांट। जैसे कि जो पौधा है, छोटा पौधा, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी एक्सियल ग्रोथ के लिए ये एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। किस तरह से? आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होता है। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है बच्चों, ये आपका किसी भी एक्सिलरी बड की टिप पे मौजूद होता है। सबसे ऊपर, जिसको हम किसी भी पौधे में हम कहते हैं कि ऊपर की फुनगी, तो ये एपिकल बड ऊपर की तरफ एपिकल बड के रूप में प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बड के रूप में प्रेजेंट होता है। शूट में ये एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि तने के ऊपरी पार्ट पे। और अगर हम रूट्स की बात करें तो सबसे नीचे की तरफ ये जो टिप है, टिप पे ये रूट में रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, रूट कैप के जस्ट ऊपर की तरफ। ये तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आप डायग्राम के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए आप कंटेंट भूलते हैं तो डायग्राम्स याद रहते हैं, तो आप कोशिश करके डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आई थिंक आप सभी को एपिकल मेरिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा बच्चों। और बीच बीच में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको किया जाएगा। तो आप कभी भी क्वेश्चन करने में हिचकिचाएंगे नहीं, बातचीत कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ये वाला डायग्राम सभी बच्चे बना लेंगे, जिसमें शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात करें? एपिकल मेरिस्टम के बारे में, यानी कि शीर्षस्थ
विभाज्योतक ऊतक के बारे में। कहाँ पे पाया जाता है? ये शीर्ष पे पाया जाता है, इसीलिए इसे शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो ऊतक होता है बच्चों, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, यानी कि ये they are present at the base of the internodes. They are responsible for the growth of internodal region. आपने बहुत बार अदरक का टुकड़ा देखा होगा, आपने गन्ना देखा होगा, आपने बहुत बार हल्दी देखी होगी। तो इसमें किस तरीके की होती है? ये गांठों में बने हुए होते हैं, बीच बीच में आपको गांठों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका ये स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपने इस तरीके की गांठों का निशान जरूर देखा होगा, बांस में देखा होगा, गन्ने में देखा होगा। तो ये जो निशान होता है उसे हम कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है वो कहलाती है इंटरनोड्स, है ना। नोड्स मतलब पर्व संधियां और इंटरनोड्स का मतलब पर्व। तो ये जो है, जैसे कि छोटे पौधे में भी इस तरीके से होता है, और छोटा सा होगा तब भी ऐसा होगा, और बड़ा होगा तो इसके बीच का गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसमें यहाँ पे इस वाले पोर्शन में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे वो विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिससे इंटरनोड्स का क्या होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन बढ़ता है। इससे क्या होता है, इनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स, यानी कि ये जो पर्व संधियों के बेस पे मौजूद होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोडल रीजन। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं, ये इंटरनोडल रीजन के ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इस जगह पे पाए जाते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी जो लंबाई की ग्रोथ है वो हो सके। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स का क्या मतलब हो गया? ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो पर्व संधियों और पर्व के बीच के बेस पर पाई जाती हैं, जिससे इसका इंटरनोड जो है वो लंबा हो सके, उसके इलॉन्गेशन में हेल्प करती हैं, वो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाती हैं। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और तीसरे प्रकार की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं वो होती हैं लैटरल मेरिस्टम्स या पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। कैसे होते हैं? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक या लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये लैटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपको लैटरल साइड का मतलब नहीं पता है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि लैटरल साइड का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी चीज है तो ये जो है ये एपिकल साइड है, एपिकल, और अगर ये जो है ये लेटरल साइड है। अगर कोई भी चीज ऐसे में ग्रो कर रही है चौड़ाई में तो वो लेटरल साइड है, और अगर ऊंचाई में ग्रो कर रही है तो वो एपिकल साइड है। तो क्लियर हो गया बच्चों? एपिकल साइड और लेटरल साइड का मतलब अगर आपको क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेंगे कि लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड्स पे स्टेम्स के और रूट्स के, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये किसके रूप में मौजूद होते हैं? ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के रूप में पौधों में मौजूद होते हैं। किसके रूप में मौजूद होते हैं बच्चों? वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के रूप में मौजूद होते हैं लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं। डायग्राम में देखेंगे, कोई भी पौधा है वो बहुत छोटा था तो क्या जितना पतला स्टेम उसका छोटे में था, क्या पौधे का बड़े होने का स्टेम में थोड़ा मोटाई नहीं आई? स्टेम की मोटाई हल्की सी बढ़ गई। तो वो क्यों बढ़ी? क्योंकि उसने लैटरली रेडियल ग्रोथ भी किया, यानी कि ये जो चौड़ाई बढ़ रही है तने की, उसका कारण है लैटरल मेरिस्टम। चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किसी भी तने की चौड़ाई लेटरल मेरिस्टम के कारण बढ़ती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके के होते हैं: शीर्ष पर पाए जाने वाले, पर्व संधियों के बीच में पाए जाने वाले, और किनारे किनारे की तरफ पाए जाने वाले।
है ना। तो अब ये जो 3 प्रकार के विभाज्योतक ऊतक हैं, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, है ना। पहली हो गई आपकी एपिकल मेरिस्टम, दूसरी हो गई आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरी हो गई आपकी लैटरल मेरिस्टम। तो आई थिंक आपको ये तीनों के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा कि एपिकल मेरिस्टम किसे कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम किसे कहते हैं, और लैटरल मेरिस्टम किसे कहते हैं। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे और डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब ये है कि विभाज्योतक ऊतकों की हम बात कर रहे हैं। विभाज्योतक ऊतकों का मतलब है ऐसे ऊतक जिनमें ऐसी कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजित हो रही हैं। बहुत ज्यादा किसी भी चीज, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों, आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब हम मेरिस्टम के बारे में बात करें तो हम विभाज्योतक ऊतकों के बारे में बात करें। विभाज्योतक ऊतकों का मतलब है ऐसे ऊतक जो ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता है, यानी कि वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज की क्लास में आप सभी ने विभाज्योतक ऊतकों के बारे में जाना, और अगले सेशन में हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये क्या है, ये पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, है ना। तो इसके बारे में हमने क्लियर कर लिया। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आपने विभाज्योतक ऊतकों के अलग अलग प्रकारों के बारे में जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।